नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 5 साल 13 दिन बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो ही गई। 60 महीने या कहे पूरे 262 हफ्तों के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति का आमना सामना हुआ। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच 10 या 20 मिनट नहीं, पूरे 50 मिनट की बातचीत हुई। मुलाकात के वक्त शी जिनपिंग ने अपनी स्पीच की शुरुआत में ही मोदी से कहा कि आपसे 5 साल के बाद मिलकर अच्छा लगा। और जब मोदी ने बोलना शुरू किया तो पहली लाइन में ही शी जिनपिंग के सामने कह दिया कि एलएसी पर शांति बनाए रखना दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत और चीन के बीच 5 साल में पहली बार हुए बायलैटरल टॉक्स के बाद जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि दोनों देशों ने डेप्सांग और डेमचौक का मुद्दा सुलझा लिया है। बातचीत जारी रहे, इसीलिए भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बहुत जल्द एक बार फिर मिलने वाले हैं। रूस के कजान में आज भारत और चीन के रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई, मगर इससे पश्चिमी देशों को तकलीफ क्यों हो रही है? मोदी और जिनपिंग की 1-to-1 मुलाकात से हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों को इतनी बेचैनी क्यों हो रखी है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला नरेंद्र मोदी कैसे है? और मोदी के दुश्मन इतने सदमे में क्यों है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। 1840 दिन के बाद मोदी और जिनपिंग का आमना सामना हुआ। 44,160 घंटों के बाद मोदी और जिनपिंग ने हैंडशेक किया। 26,49,600 मिनटों के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच आई कांटेक्ट हुआ। 11 अक्टूबर 2019 के बाद 23 अक्टूबर 2024, 5 साल 13 दिन का लंबा वेट और अब जाकर हुई मोदी और जिनपिंग की भेंट। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की ये तस्वीरें बता रही हैं एलएसी पर दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद भारत और चीन के बीच रिलेशनशिप की गाड़ी अब पटरी पर लौटती नजर आ रही है। मोदी और जिनपिंग का 1-to-1 इंटरैक्शन हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। पिछले 5 साल से हिंदुस्तान में बैठे मोदी के दुश्मन नॉन स्टॉप एक ही स्क्रिप्ट घुमा रहे थे। सोते जागते उठते बैठते चीन चीन चिल्ला रहे थे। कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी तो चीन से डर गए, बस यही नैरेटिव बन रहा था। मोदी चीन को लाल आंख नहीं दिखाते, कांग्रेस ने 5 साल तक यही पोस्टर बनाए। मोदी ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया। राहुल और राहुल की पार्टी ने 5 साल तक लगातार यही झूठ फैलाया। लेकिन मोदी ने चीन को आंख भी दिखाई, एलओसी पर झुकाया, बातचीत की टेबल पर बिठाया। रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान जिनपिंग को मिलने बुलाया, हाथ मिलाया और यह सब कुछ हिंदुस्तान की शर्त पर हुआ। जिनपिंग को एक स्टेप पीछे जाना ही पड़ा। एलएसी पर हिंदुस्तान की शर्तों को मानना ही पड़ा। और भारत के मजबूत स्टांस के बाद बैकफुट पर आए चीन के बदले बदले अंदाज को आप चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख से समझ सकते हैं। अब तो ग्लोबल टाइम्स भी मानने लगा है दोनों देशों के रिश्ते का राइट ट्रैक पर आना ही ग्लोबल साउथ के हित में है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जिनपिंग को मोदी का मैसेज क्लियर था, पहले एलएसी पर विवाद खत्म करो, फिर आगे की बात करो। मोदी के टफ रवैये ने ही जिनपिंग को सॉफ्ट होने पर मजबूर कर दिया। और मोदी के सामने बैकफुट पर दिख रहे जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप समझ सकते हैं तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। 5 साल की देरी से ही सही, चीन अब समझ चुका है वैश्विक स्तर पर ताकतवर होते भारत से 2-2 हाथ करके नहीं, भारत के साथ चलने में ही चीन का भी फायदा है। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता
और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। ग्लोबल साउथ में भारत अब एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। भारत अब डिसीजन सीकर नहीं, डिसीजन मेकर की भूमिका में है और इसका अंदाजा आपको ब्रिक्स समिट के इस फ्रेम से लग जाएगा जब पुतिन, मोदी और जिनपिंग तीनों एक साथ ब्रिक्स की फैमिली फोटो के लिए सामने आए। पुतिन के दाईं तरफ मोदी, बाईं तरफ जिनपिंग और बीच में थम्स अप करते रूस के राष्ट्रपति की ये तस्वीर देखकर आज पश्चिमी देशों को काफी टेंशन हो रही है। एक जमाना हुआ करता था जब इसी ब्रिक्स समिट में देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बिल्कुल साइडलाइन कर दिए जाते थे। अब वक्त बदल चुका है। अब भारत ग्लोबल अफेयर्स के केंद्र में नजर आता है। अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ही लीड लेता है। ब्रिक्स का होस्ट नेशन रूस और उसके राष्ट्रपति भारत के मुखिया को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। और ये आप ब्रिक्स की फैमिली फोटो देखकर भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। पुतिन के बगल में मोदी और जिनपिंग ही खड़े दिखते हैं। ये फ्रेम पश्चिमी देशों को ये मैसेज भी है कि पुतिन या रूस आइसोलेट नहीं हुए। पुतिन सबसे ज्यादा ट्रस्ट मोदी और जिनपिंग पर ही करते हैं। अब किसी के भी मन में सवाल उठेगा कि भारत ही क्यों, नरेंद्र मोदी ही क्यों? आखिर मोदी के 10 सालों में ऐसा क्या बदला है कि हिंदुस्तान को लेकर पूरी दुनिया के सोचने का नजरिया बदल चुका है। एक जमाना वो भी था जब ग्लोबल ऑर्डर में भारत को कमजोर समझा जाता था, मगर आज हर कोई भारत के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। और जैसा कि आप जिनपिंग, पुतिन और मोदी की इस तस्वीर से डिकोड कर सकते हैं, आज हिंदुस्तान एशिया में तीसरी सबसे बड़ी ताकत है, थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और इसकी एक बड़ी वजह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स समिट के एक्सटेंडेड फॉर्मेट मीट में अपनी बात रख रहे थे तो उस वक्त ब्रिक्स में शामिल हुए हर देश का राष्ट्राध्यक्ष ध्यान लगाकर बड़े गौर से मोदी की बात सुन रहा था। मोदी की एक एक बात नोट कर रहा था। मोदी की बातों का पॉइंटर्स बनाने वालों में जिनपिंग भी थे, पुतिन भी थे, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी थे। मोदी ने ऐसा क्या क्या कहा कि सब अपनी डायरी पर पॉइंटर्स बनाने लगे। पहले आपको वो दिखाते हैं। 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिक्स की इस एक्सटेंडेड फॉर्मेट मीट के वक्त भी कैमरे के सेंटर में 3 चेहरे ही थे। बाईं तरफ जिनपिंग, बीच में पुतिन और दाईं तरफ मोदी। और इसी के बाद 5 साल में पहली बार मोदी और जिनपिंग की 1-to-1 मुलाकात हुई। दोनों के बीच हैंडशेक हुआ, बातें हुई। ये इसलिए भी मुमकिन हुआ क्योंकि जिनपिंग को इन 5 सालों में अंदाजा लग गया कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर पॉपुलर हैं, बल्कि भारत भी 2014 से पहले वाला भारत नहीं है। 2014 के बाद वाला भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, नजरें झुकाकर बात नहीं करता। डेफिनेटली 5 सालों बाद बायलैटरल हो रहा है शी जिनपिंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, तो बहुत कुछ मुद्दे होंगे, पेंडिंग होंगे, जो कि आगे चलने चाहिए। जैसे भारत कहता था जब तक बॉर्डर टॉक्स नहीं आगे बढ़ेंगी तब तक हम दूसरी चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब थैंकफुली कल एलएसी को लेकर के कुछ मामला थोड़ा सुलटा है, तो अब भारत चाइना के साथ ब्रॉड एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ा सकता है। उस एंगेजमेंट में हमारा इंटरेस्ट ये होगा अव्वल डेफिनेटली कि लॉन्ग टर्म के लिए इस एलएसी पे शांति का मॉडल कोई बने। देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी जो ब्रिक्स में स्पीच दी है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही हाई लेवल की स्पीच है। उन्होंने सबसे पहले तो ये इंडिकेट करा कि ये जो दुनिया है ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में बट नहीं रही है, परंतु ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। तो इस मल्टीपोलर का आप एक मॉडल देख सकते हैं, एक अंदाजा कि जैसे हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक मैट्रिक्स है, ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम तो बात ये कही कि कोई आपस में सब बटे हुए नहीं है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। 1 सेकेंडली, इस स्पीच में मुझे एक चीज और अहम दिखी जो उन्होंने बात करी, ऑफ कोर्स की ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है ब्रिक्स का, उसने करीब $45 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स लोन दिए हैं। परंतु एक चीज अहम जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो चल भी रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सहूलियत हो और हमारा यूपीआई, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, स्विफ्ट का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जो दुनिया में चलता है, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, जब कोई भी सैंक्शंस होती हैं किसी देश पे तो अमेरिका वो स्विफ्ट को स्विच ऑफ कर देता है। अब ऐसे में दुनिया के देश ये रियलाइज कर रहे हैं, हम भी, कि एक पेमेंट सिस्टम हो जो कि किसी के भरोसे एक ही के डिपेंडेंसी में ना रहे। अब ऐसे में हमारा यूपीआई बहुत ही अहम है। भाई, आप 1 सेकंड के अंदर यूपीआई पेमेंट विद इन द कंट्री कर सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर सेम है तो फिर देशों के बीच में यूपीआई क्यों नहीं यूज हो सकता? तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है हमारी और उसको लेकर के आगे चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आई थिंक, बट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कहे हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत के इस बढ़ते कद को ट्रस्ट इन ग्लोबल पावर्स 2024 पर आधारित एक रिपोर्ट से भी समझिए। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एलएसी पर चीन पीछे क्यों हटा, रूस में इतना मोदी मोदी क्यों हुआ। ग्लोबल पावर्स 2024 के एक सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि आप किस देश पर वैश्विक मामलों में अपनी जिम्मेदारी निभाने के नजरिए से सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसके जवाब में 56% लोगों की राय हिंदुस्तान के पक्ष में थी। 56% ने अमेरिका पर भी भरोसा जताया, लेकिन सर्वे में अमेरिका भी भारत के नीचे ही रहा। रही बात चीन की,
तो सिर्फ 17% लोगों की राय थी कि वो चीन पर भरोसा कर सकते हैं। रूस पर भरोसा करने वालों का परसेंटेज सिर्फ 8% था। यानी दुनिया के ट्रस्ट बैरोमीटर पर हिंदुस्तान को लेकर न सिर्फ सेंटिमेंट बदला है, बल्कि विश्व का भरोसा भी नए भारत पर बढ़ा है। और ये चीज मोदी की लीडरशिप पर भी दिख रही है। इसी सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि आपको किस वर्ल्ड लीडर पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो इसके जवाब में 37% लोगों ने मोदी के नाम पर मुहर लगाई, 12% ने शी जिनपिंग पर कॉन्फिडेंस जताया और सिर्फ 7% ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर कॉन्फिडेंस जताया। अब आप समझ गए होंगे कि पुतिन ने क्यों मोदी पर, हिंदुस्तान पर ब्रिक्स समिट के दौरान इतना फोकस किया, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्यों एलएसी पर पीछे हटकर रूस के कजान में मोदी से हाथ मिलाना ही बेहतर समझा। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. For both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations, it's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. 5 साल के लंबे गैप के बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर इसलिए भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि यह मुलाकात आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर की दशा और दिशा तय कर सकती है। G7 देशों की रूस के साथ तनातनी चल रही है, चीन के साथ अमेरिका पहले से गुत्थम गुत्था है और कनाडा जैसे देश भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत से एक नया डायनामिक्स बनता दिखाई दे रहा है, जो सीधे सीधे पश्चिमी देशों की आंखों में चुभने वाला है। 5 साल बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात किस लिए अहम है, इसे इनकी पुरानी मुलाकातों की टाइमलाइन से समझिए। सितंबर 2014 में शी जिनपिंग भारत आए, मई 2015 में मोदी जिनपिंग के होम टाउन पहुंचे, जुलाई 2015 में रूस के उफा में ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों का आमना सामना हुआ, जून 2016 में ताशकंद एससीओ मीट में दोनों की नजरें मिली, सितंबर 2016 में चीन में हुए G20 में मोदी जिनपिंग का 1-to-1 हुआ, अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स समिट के लिए जिनपिंग भारत आए, जुलाई 2017 में हैम्बर्ग में हुए G20 में दोनों के बीच इनफॉर्मल चैट हुई, सितंबर 2017 में फिर से चीन में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों का आमना सामना हुआ, अप्रैल 2018 में वुहान इनफॉर्मल समिट हुई, जून 2018 में चीन में हुए एससीओ समिट में दोनों की मुलाकात हुई और इसके बाद आखिरी बार अक्टूबर 2019 में दूसरे भारत चीन इनफॉर्मल समिट में दोनों नेता मिले। इसके बाद दोनों देशों के बीच एलएसी पर विवाद हुआ, रिश्तों में तल्खी आई, लेकिन डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल से बातचीत का सिलसिला चलता रहा और फिर जैसे ही एलएसी पर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान मोदी और जिनपिंग के मिलने का रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स का सिलसिला शुरू हो गया। 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग मिले तो 10 या 20 मिनट नहीं, करीब 1 घंटे की बातचीत हुई और मोदी और जिनपिंग की मुलाकात वाली इन तस्वीरों को देखकर हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों को बड़ी बेचैनी हो रही है। कांग्रेस इस बात से खुश नहीं है कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद सुलझ गया। उसे इस बात से तकलीफ हो रही है कि मोदी ने ये कैसे कर दिया। चीन की तरफ से समझौते की खबर दिए जाने के 24 घंटों बाद भी कांग्रेस वही एलएसी वाला टेप बजा रही है। जयराम रमेश चिट्ठियां लिख रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं और उस स्टेटमेंट में भी कांग्रेस पार्टी चीन वाला ढोल पीटे जा रही है, मोदी को ही टारगेट कर रही है। कांग्रेस को समझ में आ चुका है कि अब उसका चीन वाला एजेंडा पूरी तरह पंक्चर हो चुका है। एलएसी विवाद सुलझाने के बाद वो मोदी को टारगेट नहीं कर पाएगी, इसलिए अब एक बार फिर वो झूठ का सहारा लेकर नई थ्योरी घुमा रही है। चीन के नाम पर मोदी के खिलाफ हिंदुस्तान में भ्रम फैला रही है। देखिए, अगर भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हुए हैं या सरहद पर जो तनाव था
उसको कम करने के लिए कुछ सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, तो ये एक सराहनीय बात है। पर लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल उसी तरह से खड़े हैं। सबसे पहले जब सरकार प्री 220 की परिस्थिति की बात करती थी, तो प्री 220 की परिस्थिति क्या है या क्या थी, उसके बारे में सरकार को बहुत ही विस्तार पूर्वक उल्लेख करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अप्रैल में 2020 में जब कोविड का कहर सारी दुनिया पे छाया हुआ था, तो चीन ने भारत के कौन से ऐसे इलाके थे नियंत्रण रेखा के ऊपर जहां पर घुसपैठ की थी। तीसरा सवाल ये है कि जिस जिस इलाके में उन्होंने घुसपैठ की थी, शायद 8 ऐसी जगह थी जहां पे घुसपैठ हुई थी, क्या चीन की जो फौज है PLA उन सारे इलाकों से वापस चली गई है? मोदी जिनपिंग की मुलाकात रूस में दोनों के बीच हुई बात हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों को कितनी बेचैन कर रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी अब राहुल गांधी को विदेश मामलों का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बताने लगे हैं। मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाने लगे हैं। हमको ये जरूर सुनने का इंतजार रहेगा कि हमारे 21 जवानों की जो शहादत हुई उसका दोषी कौन। और फिर प्रधानमंत्री ने तो कहा था न कोई आया है, न कोई था, न कोई है, तो फिर ये समझौता जो हो रहा है किस बात का हो रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा अच्छा समझते हैं विदेश नीति श्री राहुल गांधी, और आपके प्रधानमंत्री से भी बेहतर समझते हैं। देश की जनता ने उन्हें नेता विरोधी दल बनाया है, तो आप उसकी चिंता तो न करिए। राहुल गांधी विदेश नीति आपसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं। आप अपनी चिंता करिए, जरा कहिए अपने प्रधानमंत्री से, कहिएगा नहीं ऐसे ही आपके साथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि आप उनको कहिए जो अस्थायी निर्माण हुए हैं, और उस भाषण का क्या हो जो कहते न कोई आया है, न कोई है, न कुछ हुआ है, जरा उस पर पूछ लीजिएगा। भारत में मोदी के दुश्मन एक बार फिर से वही पुराना झूठ फैलाने लगे हैं, जिस झूठ का प्रचार वो मोदी के खिलाफ पिछले 5 साल से कर रहे हैं। लेकिन मोदी अपने विरोधियों की परवाह किए बगैर दुनिया भर में भारत की धाक जमा रहे हैं। मोदी चीन को भी झुका चुके हैं, जिनपिंग को भी अच्छी तरह समझा चुके हैं। देश की सियासत में आज 2 पिक्चर्स की खूब चर्चा हुई। एक तो समाजवादी पार्टी का वो पोस्टर जो लखनऊ में रिलीज हुआ, जिसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया, और दूसरी पिक्चर वायनाड से आई, जहां पूरी गांधी फैमिली प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के लिए इकट्ठा हुई। प्रियंका और राहुल गांधी ने वायनाड से जो पिक्चर दिखाई, उसका इंपैक्ट यूपी पर ज्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है और लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश के पोस्टर्स लगाकर समाजवादी पार्टी 27 की तैयारी कर रही है, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस से ही तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में 27 में क्या होगा, आगे क्या समीकरण बनेंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। यूपी की ऐसी तैयारी है। साइकिल वाली पार्टी अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बता रही है। कमल वाली पार्टी 47 तक नो वैकेंसी बता रही है। अखिलेश पीडीए के सहारे 80 को तोड़ रहे हैं, जबकि बाबा बटोगे तो कटोगे से 80 को जोड़ रहे हैं। उपचुनाव की 9 सीट पर बाबा का फॉर्मूला फिक्स है। अखिलेश को 9 सीट पर राहुल के साथ रिस्क है। समाजवादी पार्टी की भले 27 की तैयारी है, बीजेपी कह रही है 24 में तो बाबा ही भारी हैं। दरअसल यूपी की सियासी हवा इन पोस्टरों के बाद से गर्म हो गई है, जब लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी, जिसमें अखिलेश को 27 का सत्ताधीश दिखाया गया। बकुल भाई, 27 का सत्ताधीश क्या माना जाए इसके मायने? लोकसभा चुनाव का परिणाम जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर थी, और जो भरोसा पीडीए ने दिखाया समाजवादी पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे, वो ही हमारे कॉन्फिडेंस का है कि 27 में सत्ताधीश, 27 में परिवर्तन जरूर होगा।
आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब परिवर्तन चाहते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को हटा देना चाहते हैं जो केवल नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है, जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे गढ़ना जानती है, जो नौजवानों के रोजगार पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पिछड़ों के आरक्षण पे कुछ नहीं बोलना चाहती, किसानों की आय दुगनी करने पे कुछ नहीं बोलना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं बोलना चाहती, दूध और दही पे टैक्स लेने पे कुछ नहीं बोलना चाहती। तो ऐसी सरकार को जनता बदल देना चाहती है, हटा देना चाहती है, और जनता बहुत आस और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। वैसे तो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखें तो उनका जन्मदिन 1 जुलाई होता है, लेकिन 23 अक्टूबर उनका वास्तविक जन्मदिन है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर पोस्टर्स को एकदम पाट दिया है। आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पर जन्मदिन, धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं दी गई है। उसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के। उसमें फखरुल हसन चांद भी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए पोस्टर्स लगवाए। और इसके अलावा 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव की तस्वीर है और लिखा हुआ है 27 का सत्ताधीश, यानी कि 2027 में चुनाव है। और सत्ताधीश होने का मतलब होता है जो सत्ता में काबिज हो, जो सत्ता में रूल कर रहा हो। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं उससे समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है। 23 अक्टूबर को अखिलेश का जन्मदिन होता है। वैसे तो पेपर में 1 जुलाई है, बॉस का जन्मदिन था, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने ये वाला जन्मदिन भी मना दिया और अखिलेश को बर्थडे गिफ्ट में 27 का सत्ताधीश दिखा दिया। ये ऐसे नहीं हुआ है। जब से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया है तभी से साइकिल वाले बड़े जोश में हैं। चाचा शिवपाल यादव तो 27 के ही मोड में चल रहे हैं, लाल सियाही लेकर घूम रहे हैं, चुन चुन कर विरोधियों पर लाल क्रॉस लगा रहे हैं। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि 27 में अभी 3 साल बचा है। अभी तो 24 में उपचुनाव की 9 सीट का खेल सजा है जिसको जीतने का बाबा ने नया फार्मूला रचा है, जबकि अखिलेश राहुल में अभी तक सीट का पेंच फंसा है। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ का ताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि सुरक्षित भारत में हर भारतीय रहना चाहता है और उनकी पहली पसंद और आखिरी पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से 24 में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट हासिल करने के लिए आरक्षण और संविधान जैसे गंभीर मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में गलतफहमी फैलाई, उसके बारे में झूठ और भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाया, और केवल वोट लेने के लिए, आप समाजवादी पार्टी के लोग वोट लेने के लिए इस कदर जो उतावले थे कि उन्होंने जनता को गुमराह करने से गुरेज नहीं किया, जनता को गलतफहमी में डालने से गुरेज नहीं किया, जनता को भ्रमित करने से गुरेज नहीं किया, तो जनता बहुत आहत है। अखिलेश की पार्टी 27 का सपना देख रही है। बीजेपी पहले 24 के 9 सीट के उपचुनाव को ही जीतने को कह रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव वाली पीडीए वाली पिक्चर हरियाणा में फ्लॉप हो गई है। बटोगे तो कटोगे वाली पिक्चर रिलीज हो गई है जो हरियाणा में सुपर हिट हो गई। बाबा की यही वाली पिक्चर महाराष्ट्र में चल रही है, झारखंड में भी चल रही है और कहा तो ये जा रहा है कि यूपी में भी चलेगी। ऐसे में 27 की बात कैसे बनेगी? लोकसभा से 9 सीट का उपचुनाव कैसे अलग है? दरअसल अभी तक इंडी अलायंस के अलायंस में सीट को लेकर ही कंफ्यूजन है। यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव होना था, मिल्कीपुर में नहीं हो रहा है तो 9 सीट पर उपचुनाव होना है। 5 सीट सपा ने जीती थी, 5 एनडीए ने। कांग्रेस कह रही है
जिन 5 सीटों पर सपा हारी है उन 5 सीटों पर वो लड़ेगी, लेकिन सपा उन्हें 2 सीट ही दे रही है। 7 सीट का ऐलान कर चुकी है। जिन 5 सीट की डिमांड कांग्रेस कर रही है, गाजियाबाद सदर, खैर, फूलपुर, मीरापुर और मझवा सीट है, जिसमें सपा ने गाजियाबाद सदर और खैर सीट का कांग्रेस को ऑफर किया है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में मोल भाव की स्थिति में नहीं है। बात भले ही क्लियर नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। जिस फूलपुर सीट पर कांग्रेस दावा कर रही थी, उस फूलपुर सीट से सपा कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा है, पार्टी हाईकमान से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला है। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोका था। इसी पर बीजेपी कह रही है 9 सीट अभी संभल नहीं रही है। सपा 27 में सत्ताधीश का सपना देख रही है। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, उनके लॉ एंड ऑर्डर की छवि का है और बाबा के जीत के नए मंत्र का है, जो पीडीए पर भारी पड़ गया है। लोकसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी ने गलतियां की, उसे सुधार लिया गया है। संविधान और आरक्षण खत्म करने के जुमले की काट बटेंगे तो कटेंगे फार्मूले से निकाल दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखाया। योगी लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त हैं, बुलडोजर और एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ है। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या हो सकता है, किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई की। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना है, लेकिन कोई भी रहा हो अपराधी, माफिया कोई भी हो, उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था। उसी क्रूरता के साथ सरकार भी उससे निपटने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती। आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का नाम नहीं लेता है। कोई दंगा करेगा तो उसको मालूम है कि इसके दुष्परिणाम भी क्या होने जा रहे हैं। आज वातावरण अच्छा है, लेकिन इस अच्छे वातावरण के लिए पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी 27 में सत्ताधीश का सपना दिखा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी सीट पर कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी है, जबकि योगी ने 9 सीट जीतने का पूरा प्लान बना रखा है। 9 सीट के उपचुनाव के प्रचार मैदान में पार्टी का मुख्य चेहरा योगी होंगे। 9 सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम है। 9 विधानसभा सीटों में योगी 18 रैलियां करेंगे, मतलब हर सीट पर उनकी 2 जनसभाएं होंगी। लोकसभा चुनाव में दूध की जली बीजेपी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। इस बार संघ भी बीजेपी से हाथ बढ़ा रहा है। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद सरकार की हैट्रिक लगी, तो इसके पीछे आरएसएस के ग्राउंड वर्क को भी जिम्मेदार माना गया। अब यूपी में भी 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने आरएसएस के साथ मिलकर खास प्लान तैयार किया है। योगी और संघ प्रमुख की मुलाकात हो चुकी है। योगी और आरएसएस ने विनिंग फॉर्मूला बना लिया है। आरएसएस यूपी में अधिक से अधिक वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम करेगी। संघ नुक्कड़ सभाओं, छोटे ग्रुप के साथ बैठक, डोर टू डोर कैंपेनिंग, बेहतर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर बीजेपी समर्थकों को ले जाने और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की रणनीति पर बीजेपी और संघ मिलकर काम करेंगे। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव को सीएम योगी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। ये उपचुनाव पूरी तरह से योगी का चुनाव है। यही वजह है कि योगी एक तरफ जहां उपचुनाव वाली हर सीट पर नजर रख रहे हैं, रणनीति तय करने से लेकर प्रचार के मोर्चे पर एक्टिव हैं, वहीं संघ के साथ तालमेल की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है और संघ भी योगी की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरएसएस बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए
5 से 7 स्वयंसेवकों का ग्रुप तैयार करेगा। ये स्वयंसेवक अपने अपने इलाके में घर घर जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे। संघ ने उन इलाकों की भी पहचान की है जहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम वोट हासिल हुए थे। उपचुनाव वाली सीटों पर संघ ने करीब 5000 छोटी सभाएं करने का प्लान बनाया है। 27 में सत्ताधीश अकेले अखिलेश बनेंगे या कांग्रेस को साथ लेकर बनेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी राहुल पर है। राहुल वायनाड में है। यूपी में बात सिर्फ 2 और 5 सीट की है, लेकिन बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। पूरी कांग्रेस वायनाड में है क्योंकि प्रियंका गांधी का आज नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन फाइल करने प्रियंका पहुंची थी, उससे पहले ही वायनाड में उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया। You are the symbol of the trust between me, my family, and all of you. I have been, before all of this politics, I have been a mother of 2 children. I have been the family. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I face, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family. And I want you to know the same. That I am here to fight for you. I am here to stand by you through thick and thin. I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. पूरी कांग्रेस वायनाड में प्रियंका को जिताने में जुटी है, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर देरी बनी हुई है। करीब 90 घंटे बाद महाराष्ट्र में अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सीट शेयरिंग में समझौते की उम्मीद जगी है, लेकिन अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। लेट लतीफी को लेकर सब राहुल की तरफ देख रहे हैं, जबकि राहुल वायनाड को सेट करने में लगे हैं। Priyanka, in her speech, said that you protected me and you looked after me when I needed it most. When she was saying that, I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. No matter how many times I repeat it or she repeats it, the true expression of the feeling cannot be spoken. And when feelings are really deep, the only way for those feelings to be expressed is through action. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad.